नशा आदत हर खबर की। लेकिन राष्ट्रपति जी, मैं एक व्यक्तिगत सवाल पूछ रही हूँ जो शायद ही आपसे कभी सार्वजनिक पूछा गया हो। आपने अपने जीवन साथी को खोया, अपने 2 बच्चों को खोया, राजनीति में तो एक अमिट छाप छोड़ी, लेकिन एक महिला जनप्रतिनिधि इस दुख को सहन कैसे करती है और आगे कैसे बढ़ती है? हम जो मुझे कोई ने पूछा आपका केवल पॉजिटिव साइड है, मैंने बोली नहीं। पॉजिटिव साइड को लोगों ने सुनने के लिए ही इच्छुक रहते हैं, कोई नेगेटिव साइड को सुनने के लिए कोई इच्छुक नहीं होते। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी रोती हूँ, हर चीज़ मैं भी फील करती हूँ, लेकिन मैंने बहुत चीज़ मैं खोया पाया। मैं प्लस माइनस 0 हूँ। मैं अभी भी मैं अपने आप को ही समझती हूँ, लेकिन जब तक जी हूँ मुझे अच्छी तरह जीना चाहती हूँ। अच्छा जीने के लिए क्या चाहिए, तो मैंने ढूंढा रास्ता, एक ढूंढा कि मैंने तो जो मैं डिप्रेशन में थी तो मुझे कोई ने आके बोले कि आपको योगा करना चाहिए, ज़िंदगी को जीना चाहिए, क्योंकि लास्ट ब्रीदिंग तक मुझे जीना है। तो लास्ट ब्रीदिंग तक जीने के लिए तो ऐसे तो जीना नहीं, रो रो के जीना तो ठीक नहीं। तो इसीलिए योगा शुरू किया, मेडिटेशन शुरू किया। तो जब मेडिटेशन किया तो स्टावल आया मेरे ज़िंदगी में। जो भी आए, दुख हो आए, सुख हो, दुख भी आपका सुख भी आपका, आप ही बनाए हैं। राष्ट्रपति जी, हमने आपको देखा एक माँ के स्वरूप में राष्ट्रपति के पद पर आसीन होते हुए। हमने देश के प्रधानमंत्री को देखा जिन्होंने अपने माँ को खोने के बाद, तुरंत अंत्येष्टि के बाद, राष्ट्र सेवा में कोई बाधा नहीं आने दी। ऐसा क्या है आप दोनों में जो व्यक्तिगत लॉस झेलने के बाद भी राष्ट्र के कार्य से कभी भी विचलित नहीं होता? कोई नहीं कहते हैं सेवा में ही मेवा मिलता है, क्योंकि आप अपने आप को एंगेज कर देना चाहिए। क्योंकि जब आप दिमाग से खाली रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में कोई नेगेटिव चीज़ें घर कर जाएगा। इसीलिए नेगेटिव चीज़ को आने नहीं देना, पॉजिटिव सोचना और पॉजिटिव दिशा में जाना, यही ध्येय होना चाहिए। नहीं तो वो नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में घर कर जाएगा, वो आपको खोखला कर देगा। प्रधानमंत्री देश के सभी नागरिकों को परिवारजन कहते हैं। आप राष्ट्रपति भवन में स्वयं प्रचलित है कि एक माँ के स्वरूप में सबका ध्यान भी रखती हैं, सबको अगर कोई डगमगाए तो उसे दुरुस्त भी करती हैं। लेकिन पूछना चाहती हूँ कि क्या एक महिला के मातृभाव ही उसको एक डिस्टिंक्ट पॉलिटिशियन बनाता है? ये पर्सन टू पर्सन डिफर करे, क्योंकि ये व्यक्ति वो अलग है। लेकिन ये मेरे हिसाब से तो ये दोनों मायने रखता है। माँ का स्नेह ममता भी चाहिए ज़िंदगी में, क्योंकि हर कोई अकेला नहीं रह सकते। माँ के परिवार को लेकर भी वो आगे बढ़ सकता है, और कोई परिवार के उलझन में ही कोई उलझा जाता है। आप जो चाहेंगे, जैसे आपको करना चाहिए, आप जैसे सोचेंगे तुम ऐसे बन जाओगे। पारिवारिक परिवेश से और सांस्कृतिक इतिहास के बारे में आपने चर्चा की। जब भारत को G20 की अध्यक्षता का मौका मिला तो हमने निश्चित रूप से आर्थिक व्यवस्थाओं की चर्चा की, लेकिन हमने विश्व को एक कुटुंब के दृष्टिकोण से देखा और भारत की उस अध्यक्षता का पारिवारिक स्वरूप कि कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोलैबोरेशन हो, ये G20 के इतिहास में हमारा एक योगदान रहा। तो भारत की अध्यक्षता को G20 के दृष्टिकोण से आप किस दृष्टि से देखती हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ
G20 का जो थीम था, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक फ्यूचर। क्योंकि भारत पृथ्वी के अंदर ही है, भारत एक अकेला नहीं जी सकता। पृथ्वी के जितने भी देश है, परिवार जैसा मानने से जे है ही। क्योंकि कभी हम नेशन फर्स्ट कहते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा अटल जी ने लिखे। आप थोड़ी सी आप मेहमान को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आप ये क्या कहते हैं, पड़ोसी को आप कभी भी नहीं, क्योंकि पड़ोसी जिंदगी भर तो पड़ोसी होकर ही रहेगा। क्योंकि पड़ोसी के साथ और दूसरे कंट्री के साथ आप परिवार जैसा व्यवहार करेंगे तो आप शांति में रहेंगे। क्योंकि अहिंसा और शांति में भारत विश्वास करते हैं। इसलिए ये जो थीम बहुत मायने रखता है। और ये केवल इसीलिए G20 में ये भारत एक ऐसे भी देश है, ये विविधता के देश है। अलग जाति, अलग भाषा, अलग धर्म, अलग पहनावा, अलग खान पीन। ये जो G20 हुआ, ये इतने शायद 100 से ज़्यादा शहरों को चुना गया है और उसी शहर में दूसरी दुनिया के लोगों को वहाँ जाके वहाँ मीटिंग करवाए, कॉन्फ्रेंस करवाए और वहाँ के लोगों को भी उनके साथ मिलने के लिए मौका दिया गया है। वहाँ का थीम को भी लिया गया है, चाहे वो कश्मीर हो या कहीं नॉर्थ ईस्ट हो। ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। ये केवल टूरिज्म के लिए नहीं है। भारत एक विकास देश है, भारत एक विशाल हृदय का देश है। और ये महिलाओं को भी जैसे केवल वुमेन डेवलपमेंट नहीं, वुमेन लेड डेवलपमेंट के बारे में दुनिया को बताने के लिए प्रयास किया गया और अफ्रीकन यूनियन को भी उसको शामिल किया गया परमानेंट मेंबर के रूप में। बहुत सारे चीज़ें भारत जी की एक्चुअली वो केवल वो बोलने का जो थीम नहीं रहा, थीम केवल थीम नहीं रहा है, प्रैक्टिकल में दुनिया देखा ये एक विशाल हृदय भारत केवल अहिंसा और गांधी जी का केवल अहिंसा सत्य अहिंसा के देश नहीं था, ये है भी। ये बहुत ही बड़ा मैसेज। ये भारत के प्रति लोगों का सोच, भारत के प्रति लोगों का सम्मान ये बढ़ा हुआ है और आज लोग भारत को देख रहे हैं, चाहे वो साइंस, टेक्नोलॉजी, हर चीज़ में। जब आप राष्ट्रपति के स्वरूप में विदेश यात्रा पर रहती हैं अथवा जब आप राष्ट्रपति भवन में कई वैश्विक नेताओं को आमंत्रित करती हैं भोज के लिए अथवा वार्ता के लिए, भारत के बारे में अब ऐसी क्या चर्चा आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनती हैं अथवा अनुभव करती हैं? देखिए, ये तो हर कोई भारत को तो अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि ये आके प्रेसिडेंट से मिलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट से मिलते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल अफेयर्स, बहुत सारे बिजनेस कम्युनिटी से मिलते हैं। क्योंकि सभी जो मिलते हैं और आके मुझे बोलते हैं कि नहीं ये लोग सब मिले, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। कोई भी ऐसे देश नहीं है कि भारत को प्रशंसा नहीं करके नहीं गई है, सबको प्रशंसा करते। और इसीलिए मैं उनको कहती हूँ भारत एक वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते, भारत पूरा विश्व को परिवार के रूप में देखते हैं। इसीलिए आप तो हम लोगों के मित्र देश है। आपको हम कोई भी मुद्दा हो आप भारत के साथ साझा कीजिए हम उनको। क्योंकि कभी ये जो कोविड-19 में कैसे भारत ने सबका ख्याल रखा, बहुत सारे देश हमारे बच्चे भी वहाँ फंसे हुए थे, जो युद्धों में दूसरे देश का बच्चे भी फंसे हुए थे, उनको भी सारा सहारा दिया। श्रीलंका हो, कहीं पे हो, विपदा के टाइम उन्होंने आगे हाथ बढ़ा रहे हैं। तो हर चीज़ के लिए वो कैसे भी कंट्री हो, कैसे भी उनका मोटिव हो, लेकिन ये मन मस्तिष्क को बाद में वो चेंज हो जाता है। इसीलिए मैं उनको कहती हूँ आप अपना जो भी मुद्दा है आप भारत के साथ शेयर कीजिए, हम प्रयास करेंगे अपना मित्रता, अपना बंधुता को उसको निभाने के लिए हम प्रयास करेंगे। एक तरफ आप भारत का ये विराट स्वरूप, इसके बारे में चर्चा भी करती हैं, इसके प्रतिनिधि भी आप हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री जनमन जैसा जब कार्यक्रम आता है, क्योंकि आप आदिवासी अंचल में पली बढ़ी, आपने संघर्ष आदिवासी समुदाय के लिए भी किया, राष्ट्र में कई विषयों पर आपकी विशेष एक योगदान रहा है।
लेकिन जो सबसे वल्नरेबल ट्राइब्स हैं, जब जिनकी जनसंख्या शायद 25 से 30 लाख भी नहीं होगी, जब राष्ट्र के प्रधानमंत्री मात्र उनके लिए कोई प्रयास करते हैं, तो आपके मन में क्या भावना जागृत होती है? मैं तो प्रधानमंत्री जी को पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं जो गवर्नर थी, मैं भी इतने मुझे जानकारी नहीं था। जब गवर्नर बनी, गवर्नर कॉन्फ्रेंस हुआ और मुझे कन्वीनर बनाया गया कि जितने भी ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट का गवर्नर का मुझे कन्वीनर बना गया। उस टाइम मुझे पता चला कि बहुत सारे ऐसे वनरेबल कम्युनिटीज़ है, छोटे छोटे ग्रुप्स है, वो अभी भी उसी ज़िंदगी जीते हैं जो 200 साल 100 साल पहले लोग जीते। तो बहुत दिनों से मेरा मन में था कि उनके लिए ठीक मैंने कैसे बेहतर जीत, क्योंकि जैसे नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, क्योंकि सबका विश्वास, सबका साथ होना है तो इनका भी साथ होना चाहिए। मैं जो इसी बात को सामने रखा तो उनको तुरंत, क्योंकि उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और उनके लिए एकदम स्वतंत्र मिशन मोड में एक काम शुरू किया। इसीलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि कोई भी पीछे न रह जाए, कोई भी ऐसे छूट न जाए, हर चीज़, क्योंकि उनके लिए व्यवस्था होता है, लेकिन चैनल ना एक हम लोगों का जो गवर्नमेंट चैनल उन तक नहीं पहुँचता। इसलिए स्पेशल मिशन मोड में इस चीज़ को और जो एक्सेप्ट किया, इसीलिए उनको जितने भी धन्यवाद दो कम होगा, क्योंकि जो लोग यही तो होना चाहिए, जो लोग ये सामग्रिक विकास और सबका विकास, क्योंकि जो पीछे हैं उनको भी आगे आना है। राष्ट्रपति महोदय, आप न सिर्फ पहली जनजातीय समाज से महिला जो चुनी गई राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के नाते और राष्ट्रपति बनी, बल्कि साथ ही आप हमारे देश की शायद यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं। मुझे तो पता नहीं, हो सकता है। और ये भी आपका, जैसे कि आपने कहा कि इतिहास है कि भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद आपका जन्म हुआ। प्रधानमंत्री जी ने कल ही सदन में भी कहा कि भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद आज़ाद भारत में उनका भी जन्म हुआ। जब आप प्रधानमंत्री जी से चर्चा करती हैं, आप दोनों का जीवन संघर्षों वाला जीवन रहा है। आप दोनों का जीवन राष्ट्र को समर्पित और समाज को समर्पित जीवन रहा है। तो निश्चित रूप से जो सुनने वाले हैं या जो दर्शक हैं, उनको ये जिज्ञासा ज़रूर होगी कि दो लोग जो ग्रामीण अंचल से और जीवन में कभी भी उनके गांव के अपने निवासियों ने नहीं सोचा होगा, जब वो लोग अपने गांव लौटते हैं तो मंजर कैसा होता है। मैंने देखा है, मुझे आज भी याद है कि जब आप लौटी थी राष्ट्रपति बनने के बाद, भीड़ की भीड़ उमड़ कर आई थी, तो वो गांव आज आपको कैसे याद करता है? अभी राष्ट्रपति बनने के बाद मैं 2 बार गांव गई थी, तो मैं घर पे ही, ऐसे तो व्यवस्था किया गया था, लेकिन मैं घर पे ही रही। घर पे भी भीड़ था, हर भीड़ में ही रही। मुझे वही प्यार मिला। और तो एक बात पूछूं, दुर्गी बुलाने वाला कोई गांव में है क्या? नहीं, अभी नहीं है, क्योंकि मैं बड़ी हूँ, सबसे बड़ा हूँ। क्योंकि नाम है नहीं देते, मुझे दीदी बुलाते हैं यार कोई, क्योंकि ये नाम पूरा सब भूल गए हैं, मुझे अभी यही नाम पे चलता है। तो जब आप गांव लौटी, क्या उस मंदिर में गई जहाँ पर आप तब सेवा दे रही थी जब आपका नाम घोषित हुआ? जरूर, क्यों और रास्ते में ही है। और जो उसके बाद भी मैं गई थी वहाँ, जाके फिर सेवा की। तो मंदिर के पुजारी ने उसी भक्त को वापस देखा राष्ट्रपति के स्वरूप में। मैं अक्सर सोचती हूँ राष्ट्रपति जी, जब आप मंदिर गईं या फिर जब आपने भी उल्लेख किया अपने राष्ट्रपति उद्बोधन में सदन में भव्य राम मंदिर के बारे में, तो मुझे याद आता है कि आपका बहुत प्रिय गाना है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को जब आप देखते हैं, आपने कहा कि संघर्षों से आप गुजरते वक्त आपने स्पिरिचुअलिटी का सहारा लिया, और जब आप हमारी सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ को, भव्यता को, हमारी संस्कृति की आधुनिक भारत में देखती हैं कि 4 धाम में इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था हो रही है, काशी कॉरिडोर बन रहा है, वहाँ 8 करोड़ लोग सालाना जाते हैं,
महाकाल का कॉरिडोर बन रहा है, वहाँ 5 करोड़ लोग जा रहे हैं। अभी रामलला विद्यमान हुए हैं अपनी इच्छा से एक भव्य मंदिर में। सुनने में आया कि 13-14 लाख दर्शनार्थी दर्शन कर चुके हैं। तो संस्कृति की धरोहर, आधुनिक भारत में उसकी भव्यता, और साथ ही एक नागरिक के नाते हम जब चारों धाम जाते हैं, प्रधानमंत्री जी स्वच्छता की बात करते हैं, तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है अपनी संस्कृति के प्रति, अपने धामों के प्रति? देखिए, वो बहुत अच्छी बात है। जो ये जितने भी धाम बनाया गया था उस टाइम, उन दिनों बनाया गया था, कभी कोई 700 साल पहले, कभी 500 साल पहले, कभी 400 साल पहले। उन दिनों जो ज़रूरत जो था उसी हिसाब से बनाया गया था। अभी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन लोगों का आस्था, कहते हैं, मैं इसीलिए स्पिरिचुअलिटी की बातें करती हूँ, कहते हैं ये जो युग होता है, कि कभी कहते हैं सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, और कली युग। मुझे लगता है जैसे हम वीकली हम चेंज होते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार ऐसे चेंज होता है, ये भी जैसे सीजन चेंज होता है, मुझे लगता है योग भी परिवर्तन होता है। परिवर्तन के हिसाब से ये लेकिन हम लोगों का जो आस्था और विश्वास कभी परिवर्तन नहीं होता। आस्था विश्वास स्पिरिचुअलिटी के ही, परमात्मा का ये अंश है, तो है, इसीलिए हम लोग को झुकाव तो उस तरफ है ही। एक नेशनल। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।